प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड में कवर करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दिस इज द बेसिकली फोर्स अप्लाइड बाय द टू मूविंग चार्ज ऑन ईच अदर आर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं ना एक दूसरे से, तो मूव करने पर उनके बीच में भी एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। और यही नहीं, अगर किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसमें हम करंट को पास कराएं तो उस वायर पर भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग चार्जेस आर करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप फटाफट इस चीज के ऊपर लिखें, मैग्नेटिक फोर्स का मीनिंग क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये आपने अभी जस्ट समझा कि दो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिज्म की वजह से, एक मैग्नेट को जनरेट करते हैं, उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग चार्जेस आर फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग charges are a current carrying conductor, a current carrying conductor placed in external magnetic field, is called magnetic force। इसको आप आगे ऐड कर लेंगे। सो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग चार्जेस आर करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल स्मॉल r की डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। यहां मैं लिख रहा हूं पहला फार्मूला जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज। इस पे बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन मिलेंगे आज। दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, r के डिस्टेंस पर है, V1 V2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगा बेटा, उस फोर्स के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं। इस मैग्नेटिक फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर इनटू Q1 Q2 V1 V2 अपॉन r स्क्वायर। ये इस तरीके से कुछ फार्मूला बन के आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही है, जिसे आप कहते हैं बायोट सेवर्ट कांस्टेंट, है ना। आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था कि बायोट सेवर्ट दो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार बताया कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से उससे कुछ डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पर यूज किया है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी लिखते हैं। म्यू नॉट है वैक्यूम की परमिएबिलिटी यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, Q1 Q2 चार्जेस है, V1 V2 उनकी वेलोसिटी जिससे मूव कर रहे हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन r स्क्वायर। नोट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो इसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इनकी डायरेक्शन जो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन की या तो अलोंग एक्ट करेगा टुवर्ड्स और आउटवर्ड्स, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मोशन कैसा है। अगर दो चार्ज सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो अट्रैक्टिव होगा। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूं। मैग्नेटिक फोर्स को, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको विद डायरेक्शन अगर लिखें तो उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, आर कैप, यानी कि इस आर वेक्टर के अलोंग ही होगी। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये डिसाइड होगी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो रिपल्शन होगा। याद रखें इस बात को।
याद रखें अट्रैक्शन कब होता है, इफ करंट आर जो है वेलोसिटी वेक्टर्स आर पैरेलल, याद रखेंगे इस चीज को, इन द सेम डायरेक्शन। अगर v1 और v2 दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो बेटा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स में। और अगर v1 की डायरेक्शन एंड v2 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। इस बात को नोट कर लें आप लोग जल्दी से। ठीक है, चलो क्लियर है ना भाई सभी को। चलो अब बात कर लेते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वहां पर भी फोर्स लग रहा होता है किसी करंट कैरिंग वायर पर। अगर मैं किसी वायर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसमें करंट को अलाउ करूं जाने के लिए, तो वहां पर भी एक फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा वायर पर। जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हो हमारे पास में, देखो ये एक वायर है, छोटा सा PCQ मैंने एक वायर लिया हुआ है, इररेगुलर शेप में है, ये कर्व के फॉर्म में है, और इसकी छोटी सी हमने एलिमेंट ली है, छोटा सा हमने ये एक एलिमेंट लिया हुआ है आइडियल करंट एलिमेंट। इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो फील्ड लगा रहा है उसको लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फोर्स B ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट। सो देखो मान लो हमारे पास में एक छोटा सा एलिमेंट है, हमने छोटा सा एक एलिमेंट ऐसे लिया हुआ है। अब छोटे से एलिमेंट का मतलब है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, फिलहाल मान सकते हैं इसमें करंट ऐसे जा रही है, करंट है इसमें I और इस एलिमेंट की लेंथ है DL। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी जरा बताएं, तो इस एलिमेंट की लेंथ है भैया DL। ठीक है, इसमें करंट I जा रही है, इसको हमने किसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड है, याद रखिए इस चीज को। क्रॉस का मीनिंग होता है नॉर्मली इनवर्ट। तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप इसको रखोगे तो ये देखा गया है कि वायर पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स हमेशा करंट की जो डायरेक्शन है, जो आइडियल की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सो किसी करंट एलिमेंट आइडियल पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से एक्सटर्नल, उस फोर्स को मैं लिख रहा हूं। इस फोर्स को हम लोग देते हैं, छोटा सा फोर्स से लगेगा बिकॉज एलिमेंट हमने छोटा सा लिया है, ये बेटा बन के आता है IDL क्रॉस B। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन के आता है। करंट एलिमेंट मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। किसी छोटे से एलिमेंट DL की में मान लो करंट I पास कर रही है, तो उस करंट को अगर DL लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट अपने आप में देखा जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखें इस चीज को। तो करंट एलिमेंट आइडियल को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड B से क्रॉस करा दें तो जरा बताओ क्या मिलेगा हमें, ये आपको मिलने वाला है IDL B साइन थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा जो है आइडियल और B के बीच का एंगल है, याद रखेंगे इस चीज को। थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड मैग्नेटिक फील्ड B। फिलहाल हमारे इस केस में जरा समझिए, तो ये वायर इस प्लेन में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट इस तरीके से जा रही है। तो जरा देखो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसे से जा रही है, तो जरा देखो डायरेक्शन क्या बन रहा है इनके बीच में, 90 डिग्री। इस केस में के लिए अगर हम लिखना चाहें फॉर दिस सिचुएशन बेसिकली, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये छोटा सा जो मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है, इसमें ये मैग्नेटिक फोर्स आइडियल B ही होगा, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिलहाल जनरल फॉर्मूला ये होता है, अगर कोई करंट एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो फोर्स ये लगेगा DF इक्वल टू आइडियल B साइन थीटा, याद रखेंगे। डायरेक्शन, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जो होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, याद रखेंगे इस बात को। यहां मैं लिख रहा हूं हियर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है DF इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आइडियल as well as DF is perpendicular to the magnetic field B। और इसकी डायरेक्शन को हम लोग दे सकते हैं किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। इफ यू जस्ट एडजस्ट योर
left hand, index finger, middle finger and thumb in such a way that thumb is always normal to the index and the middle finger, and you just place your index finger towards the direction of magnetic field and align your middle finger in the direction of the current element, then thumb will represent the direction of magnetic force. अगर अपने हम बाएं हाथ के इस अंगूठे और तर्जनी और इस मध्यमा अंगुली को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लें कि जो तर्जनी है यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन में हो और जो मिडिल फिंगर है वो हमारा करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो थंब होगा वो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को दे रहा होगा. मेक श्योर दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द करंट. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे इसको याद रखेंगे. इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को हम निकाल सकते हैं. बात करें अगर मान लो इस पूरे से छोटे से एलिमेंट को नहीं बल्कि पूरे वायर पर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है. तो डायरेक्शन होती है इसलिए हमें क्या करना होगा, और अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स भी अलग अलग होगा. तो हम छोटे छोटे एलिमेंट के लिए फोर्स को फाइंड करें, फिर उनको इंटीग्रेट कर डालें तो हमें नेट फोर्स मिल सकता है. कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो अगर हमें नेट फोर्स चाहिए, नेट मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं. नेट मैग्नेटिक फोर्स टू ए लॉन्ग करंट करेंग वायर ऑफ एनी शेप, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस बी, ये लिखा जाएगा उस केस में. इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस बी, याद रखना इस चीज को. जो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रल, जो डीएल लिखा हुआ है आई डी एल, इंटीग्रल आई डी एल, बेटा इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ आ रही है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हमें काउंट करना है. वायर की लेंथ कुछ भी हो, हम अगर हमें इंटीग्रल आइडियल में करंट तो लेनी है, पूरी करंट जो जा रही है, और डीएल का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल डीएल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट है, करंट कितना डिस्प्लेस हो रही है. उसके पास तो मत जाइए, बस आपको देखना है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देखना है. तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. और मान लो कि ये लेंथ बन के एल आ रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है करंट का, तो इसको हम लोग एक तरीके से लिख देंगे आई इंटू कैपिटल एल. तो कुछ जगहों पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है आई एल बी साइन थीटा. ठीक है, डायरेक्शन पता है आप सभी को. डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर ही होगी. नोट कर लें इस चीज को फटाफट.